हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 7 का एक चैप्टर। बहुत ही एकदम सुंदर सा और एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है हीट। एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक चैप्टर में लेके आया हूं जिसका नाम है हीट। तो वैसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे। हीट लेक्चर 1 हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे। हम ये चैप्टर में एनर्जी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। हमको गर्मी क्यों लग रही है, सर्दी क्यों लग रही है, इसके बारे में जानेंगे। और थर्मोमीटर का इस्तेमाल क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। जो यूटेंसिल होते हैं जिससे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने का जो बर्तन होता है ये मेटल का क्यों बना होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और समर सीजन में व्हाइट कलर के कपड़े हम क्यों पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, इन सभी सवालों का जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेगा। और इस चैप्टर का नाम है हीट। ठीक है। सो हीट को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। इसको लेके हम चलेंगे। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। ध्यान से, एनर्जी का मतलब होता है काम करने की क्षमता। हम काम करते हैं, काम करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहां पर एक सवाल ये आता है कि हमको एनर्जी क्यों चाहिए। काम तो हम वैसे भी कर सकते हैं, एनर्जी क्यों चाहिए। यहां पर मैं एक बात आपको यह बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक हट्टा खट्टा आदमी है और एक दुबला पतला सा इंसान है। अगर दोनों को हम कहेंगे कि 50 किलो का एक बोरी आटा उठा के 5 मंजिला इमारत को चढ़ के ऊपर आए, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो जो दुबला पतला सा इंसान है वो एक 50 किलो का बोरी वाला एक आटा बोरी उसको उठा के 5 मंजिला ऊपर जा सकेगा? नहीं, वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास एबिलिटी कम है, उसके पास एनर्जी कम है। सो एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। जिसके पास ये एबिलिटी है हम कहेंगे कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर जिसके पास ये एबिलिटी नहीं है तो हम कहेंगे कि उसके पास वो एनर्जी थोड़ा सा कम है, जैसे यहां पर। सो एनर्जी हमको चाहिए काम करने के लिए। अगर आपको काम करना है तो आपको एनर्जी चाहिए। अगर आप काम करना नहीं भी चाहते तो भी आपको एनर्जी चाहिए। आप बोलोगे कैसे सर? अरे भाई, हम खेलते हैं काम है, दौड़ते हैं काम है, यहां तक सोते हैं बैठते भी हैं वो भी एक काम होता है। आप बोलोगे सोना कैसे काम हो गया, हम तो आंख बंद करके सो जाते हैं, उसके लिए कौन सा एनर्जी चाहिए? लेकिन चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि सोना भी एक काम होता है और सोने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए, एक काम करिए, आप खाली पेट एक बार रात को सोने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नींद आ गई तो ये स्टेटमेंट जो है सोना एक काम होता है और उसके लिए एनर्जी चाहिए, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो गलत साबित हो जाएगा।
और हम भी गलत हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, तो आप हमको गलत प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो सोना भी एक काम होता है और सोने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। सो द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी एंड वी नीड एनर्जी टू डू वर्क। हमको काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने तरह का होता है, तो ध्यान से, लाइट एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, उसके बाद वेव एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, एटसेट्रा। ऐसे बहुत से टाइप के एनर्जी हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ हीट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ हीट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट एनर्जी। तो अब ये हीट एनर्जी का डेफिनेशन कुछ क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे होगा, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज from higher concentration to lower concentration. Heat एनर्जी ये एक इस तरह का एनर्जी है जो फ्लो करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है, उसे हम कहें। तो ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ग्लास लिया है जिसमें कुछ गर्म पानी है और गर्म पानी को आप छूने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, ये पानी गर्म है, तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है। आपका हाथ गर्म नहीं है, तो इसका मतलब आपके हाथों में एनर्जी कम है। तो जब आप ग्लास को छुओगे तो क्या होगा, आपको वो जो गर्माहट है ये आपको महसूस होगी। जो गर्माहट है ये आपको महसूस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हीट एनर्जी है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को फ्लो कर जाती है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इसे हम कहेंगे हीट एनर्जी, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को फ्लो कर रही है, ठीक है। अब एक दूसरा के एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये आप घर में भी कर सकते हो। ये एक बीकर आपने लिया, यहां पर भी एक बीकर आपने लिया, इसका नाम ए, इसका नाम है बी। इसमें आपने कुछ पानी रखा, ये हॉट वाटर है, इसमें आपने कुछ पानी लिया, ये कोल्ड वाटर है, ठीक है। एक में आपने गर्म पानी लिया और दूसरे में आपने
कोल्ड वाटर लिया, ठंडा पानी लिया, और एक बीकर आप यहां पे लेंगे, इसमें भी आप थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें होगा नॉर्मल वाटर, इसमें नॉर्मल वाटर होगा। आप पहले क्या करोगे, ये हॉट वाटर है, इसका मतलब ये ज्यादा गर्म है, इसका मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी है। कोल्ड वाटर है, कम गर्म है, कम एनर्जी है। नॉर्मल वाटर है, ठीक ठाक, इसमें भी एनर्जी थोड़ा सा कम होगा, मगर कोल्ड वाटर में एनर्जी बहुत ही कम, क्योंकि ये एकदम ठंडा है, इसमें हीट एनर्जी बहुत ही कम रहेगा। अगर आप अपने हाथ को हॉट वाटर में डालोगे तो आपको तो गर्मी लगेगी, फिर से उसी हाथ को यहां से निकाल के अगर आप नॉर्मल वाटर में डालोगे तो आपको ठंडा लगेगा, ठीक है, आपको आराम से ठंडा लगेगा। तो इस केस में आपने कूल फील किया। अगर आप अपने हाथ को कोल्ड वाटर में डालते हो और फिर नॉर्मल वाटर में आप डालते हो तो आपको थोड़ा सा हॉट फील होगा, आपके हाथों को थोड़ा सा गर्माहट लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने वहां पढ़ा था जो हीट एनर्जी होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को फ्लो कर जाती है। तो यहाँ पर हाई था, यहाँ पर लो था, सो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर जब आपने अपने हाथों को डाला, आपका जो हाथ था वो लो कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पर हाई था, सो यहाँ से आपको आपके हाथों में एनर्जी फ्लो किया। अब आपके हाथों में एनर्जी ज्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे कम थी। ये पानी तो नॉर्मल था और नॉर्मल पानी तो ठंडा होता है। तो जब आपने अपने हाथों को यहाँ पर डाला तो एनर्जी यहाँ पर ज्यादा थी, वो इधर चली गई, और यहाँ का जो एनर्जी था वो अपने हाथों में आ गया। फिर आपने यहाँ पर अपना हाथ डाला, यहाँ पर एनर्जी बहुत कम थी, इसके मुकाबले नॉर्मल पानी में एनर्जी थोड़ा ज्यादा था, तो यहाँ से एनर्जी आपके हाथों में आ गया। आपका हाथ ठंडा था, जब आपने नॉर्मल वाटर में अपने हाथ को डाला तो ठंडे पानी के मुकाबले यहाँ पर एनर्जी हाई थी, तो यहाँ से जो एनर्जी थी वो आपके ठंडे ठंडे हाथों में चली गई, इसीलिए आपके हाथों को गर्मी लगी। तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हुआ कि हमारे यूनिवर्स में एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसके पास एकदम नजदीक और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी हाई एनर्जी अगर है और इसके पास लो एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा हाई से लो को फ्लो करेगी। एनर्जी हमेशा हाई से लो को फ्लो करेगी। ये बात आप ध्यान में रखें।
डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? सो टेम्परेचर, it is the magnitude of hotness or coldness. Temperature is nothing else. It is the magnitude of hotness or coldness. अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो वो कितना गर्म है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है तो कितना ठंडा है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है, हम इसे कहेंगे टेम्परेचर। मान लीजिए यहां पर मैंने एक आयरन का रॉड मैंने लिया, ये एकदम रेड हॉट होगा, रेड हॉट। और यहां पर मैंने और एक आयरन का रॉड लिया, ये कुछ नॉर्मल सा घर पे पड़ा होगा। इसकी जो टेम्परेचर रहेगी लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होगी और इसकी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर मैंने लिखा है, ये जो टेम्परेचर मैंने लिखा है, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैथमेटिकल वैल्यू। इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और मैथमेटिकल वैल्यू। इसी वैल्यू को ही कहा जाता है टेम्परेचर, और कुछ नहीं। तो ये मैग्नीट्यूड से हमको साफ पता चलता है, ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड से हमको साफ पता चलता है कि इसकी टेम्परेचर ज्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड हाई उसका टेम्परेचर भी हाई, जिसकी मैग्नीट्यूड लो उसका टेम्परेचर लो। जिसका मैग्नीट्यूड हाई उसका टेम्परेचर हाई, जिसका मैग्नीट्यूड लो उसकी टेम्परेचर है लो। तो इससे साफ पता चलेगा, अगर आपको ये दोनों को पकड़ने के लिए कहा जाए, आप किसको पकड़ोगे? इसकी मैग्नीट्यूड हाई है तो इसका टेम्परेचर तो हाई है, अगर इसको पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लो है तो इसकी टेम्परेचर तो लो होगा, तो जिससे पता चलेगा कि इसके पास थोड़ा बहुत ही कम हीट है, तो इसको हम पकड़ सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम चलेंगे थर्मोमीटर के बारे में। तो ये जो टेम्परेचर होती है, ध्यान से, टेम्परेचर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो टेम्परेचर की जो यूनिट्स होती है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन, रोमर, फ़ारेनहाइट, ये सब है। लेकिन ये जो केल्विन है, ये केल्विन होता है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो ध्यान से क्लियर हुई। अब नेक्स्ट चलेंगे थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर क्या है? तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर ये जो आयरन का जो रॉड है, इसकी टेम्परेचर कितनी है? 1000 डिग्री सेल्सियस। और इसकी टेम्परेचर कितनी है? 15 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या लगता है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसको हमने कैसे निकाला? हाथ से पकड़ के निकाला? मान लीजिए ये मेरे पास एक आयरन का रॉड है और इसके पास 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या मैं इसे हाथ से पकड़ूंगा?
और कहूंगा हाँ हाँ इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, हाँ हाँ इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। जय जवान जय किसान, 1000 डिग्री सेल्सियस महान। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? नो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे? हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। A device that measures temperature। हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर से ही हम मेजर करते हैं किसको? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। किससे? थर्मोमीटर से। ठीक है। और जो थर्मोमीटर है ये दिखने में कुछ ऐसा मिलेगा। एक ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब रहेगी, इसके अंदर एक पतली ट्यूब होगी जिसको हम कहेंगे कैपिलरी ट्यूब। और यहां पर एक स्केल होगी, दिस इज स्केल। यहां पर एक स्केल होगी और ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर रहेगी जिसको हम कहेंगे बॉल। और ये ग्लास ट्यूब जो दिख रही है, ये जो कैपिलरी दिख रही है, ये कैपिलरी के अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस होगी जिसको हम कहेंगे मर्क्यूरी। तो थर्मोमीटर का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से। ठीक है। तो ये है थर्मोमीटर। अगर हमको ये जो रॉड है इसकी टेम्परेचर अगर हमको जानना है तो मैं क्या करूंगा? थर्मोमीटर कैसे लाऊंगा? ये जो बॉल्ब है, ये जो बॉल्ब है, बॉल्ब से ये आयरन को मैं टॉर्च करूंगा। ठीक है। जो बॉल्ब होगा इसको मैं टच करूंगा और उससे मुझे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब मैं जो ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मुझे मेजर करना है उसी ऑब्जेक्ट से ये बॉल को मैं टॉर्च करूंगा। टॉर्च करने के बाद इसके अंदर जो मर्क्यूरी होगी वो थोड़ा सा गर्म होने पर मर्क्यूरी क्या करेगी? ऐसे ऊपर उठेगी और जहां पे रुकेगी मैं स्केल पे वही देखूंगा कि जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, और जो रीडिंग आएगी दैट इज माई टेम्परेचर, दैट इज माई मैग्नीट्यूड। तो यहां तक क्लियर हुआ? अब देखेंगे हम थर्मोमीटर में
मर्क्यूरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वाई मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर? हम थर्मोमीटर में पानी का भी इस्तेमाल कर सकते थे, तो मर्क्यूरी का इस्तेमाल हमने क्यों किया, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो ध्यान से इट्स सिल्वरी व्हाइट इन कलर। इसका जो कलर है सिल्वरी व्हाइट है, जो आसानी से दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट। थर्मोमीटर की जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस वेपर में बदलता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होने पर ही जो वाटर होता है ये वेपर में बदलता है। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 356 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर में ये क्या करेगी, जो मर्क्यूरी है आपका वो वेपर में बदल जाएगा। अगर हमने पानी लिया होता तो पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर में बदल जाता, जिससे थर्मोमीटर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता और थर्मोमीटर बिल्कुल फट जाता। लेकिन यहाँ पर इसलिए हमने मर्क्यूरी को लिया है। ड्यू टू लो फ्रीजिंग पॉइंट। मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब जो टेम्परेचर में ये सॉलिड स्टेट में आएगा उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो मर्क्यूरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लगभग -38 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर है वो आइस में बदल जाएगा। अगर हमने थर्मोमीटर में वाटर को लिया होता तो 0 से कम हम मेजर नहीं कर पाते। तो थर्मोमीटर के अंदर जो वाटर है वो आइस में बदल जाता, तो हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल पाती। ठीक है। तो ये सब रीजन्स हैं, और एक भी है मर्क्यूरी expands at any temperature। कोई भी टेम्परेचर को मर्क्यूरी बहुत आराम से एक्सपांड कर सकता है। ठीक है। सो दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर विच मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हमने देख लिया मर्क्यूरी को कौन कौन से वजह के लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिकॉशंस। ठीक है। precautions during measuring temperature। अगर आप
बॉडी टेम्परेचर किसी का मेजर कर रहे हो तो उस टाइम आप क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे? सबसे पहला, थर्मोमीटर को हम एक वेट क्लॉथ से उसे वाइप करेंगे, वाइप। नंबर 2, जॉर्क। थर्मोमीटर में जितने भी मरकरी होंगे वो बॉल में रहना चाहिए, कैपिलरी में नहीं, इसलिए उसे थोड़ा जॉर्क देंगे इसे, ताकि जो मरकरी कैपिलरी ट्यूब में है वो आ जाए किधर, बॉल में आ जाए। नंबर 3, मुंह के अंदर टोंग के नीचे, मुंह के अंदर टोंग इसके नीचे 2 मिनट्स। दो मिनट के लिए उसे हम रखेंगे और नेक्स्ट 2 मिनट के बाद मुंह से निकाल के ऐसे, दिस इज कॉल्ड पैरेलल पोजीशन। ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना, एकदम पैरेलली। होल्ड इट पैरेलली इन फ्रंट ऑफ आईज, नॉट अबव, नॉट बिलो, इन फ्रंट ऑफ आईज। नंबर 4, कीप पैरेलल टू आईज, ऐसे हम रखेंगे। इससे क्या होगा, उसकी जो रीडिंग है एकदम एक्यूरेट रीडिंग, एकदम परफेक्ट रीडिंग ये हमको मिलेगी। 4 पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। एकदम डीपली थोड़ा सा देखो, क्लियरली। फर्स्ट पॉइंट बोलता है, पहले थर्मोमीटर को वाइप करो। नंबर 2, उसे थोड़ा जॉर्क दे दो। नंबर 3, अपने टोंग के नीचे 2 मिनट और 2 मिनट के बाद मुंह से निकाल के उसे हम पैरेलली अपने आईज के सामने रखेंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रहे, जब हम इस्तेमाल कर रहे हो थर्मोमीटर को उसी टाइम उसे हम दांतों से न चबाएं, क्योंकि जो थर्मोमीटर है ये ग्लास और मरकरी दोनों से मिलके बना है। जो ग्लास है वो अगर टूट जाएगा तो दांतों के अंदर घुस जाएगा, या फिर हड़बड़ी में उसे जो पेशेंट है वो निकल जाएगा, तो जो फूड पाइप है ये सब कट जाएगा अंदर। और जो मरकरी होता है ये बहुत ही जानलेवा होता है, किसी की जान लेने के लिए ये बहुत ही काफी है। तो इसीलिए ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। सो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर 2 तरह का होता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल और लेबोरेटरी, इसको मैं लिख के नहीं डायग्राम करके समझाऊंगा ताकि और आसानी हो समझने में। सुन के हम तकरीबन 15% याद रख सकते हैं, लेकिन विजुअली 80% से ऊपर। इसीलिए हमेशा उसे लॉजिकली थिंक करो, विजुअलाइज करो कोई भी चीज को, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। glass tube, which is ball,
कैपिलरी, और कैपिलरी में यहाँ पे छोटा सा बेड होगा जिसको हम कहते हैं किंक। ये जो बेड दिख रहा है आपको कैपिलरी ट्यूब में, इसे हम कहते हैं किंक। और यहाँ पे स्केल, और यहाँ पे लेबोरेटरी। इसके अंदर कैपिलरी, और कैपिलरी में कोई बेंड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई किंक नहीं है। स्केल, ठीक है। सो पहले डायग्राम के ऊपर एक नजर डाल दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो थर्मोमीटर दो तरह का होता है, क्लिनिकल और लैबोरेटरी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा, लैबोरेटरी थर्मोमीटर साइज में थोड़ा सा बड़ा। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता। अब ये किंक क्या है? देखो, पानी का जो पाइप होता है वो अगर सीधा रहेगा तो पानी एकदम तेजी के साथ फ्लो करेगा, ठीक है। अगर पानी के पाइप में थोड़ा सा भी किधर बेंड रहा तो वहां पर पानी की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, जो ये अगर हम मुंह में डालें तो टेम्परेचर जो मर्क्यूरी है वो ऐसे कैपिलरी ट्यूब में ऊपर उठेगा, और मुंह से जब हम बाहर निकालेंगे उसी टाइम क्या होगा, जो मर्क्यूरी का लेवल है वो जल्दी से डाउन हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो बॉडी के साथ मैच नहीं करेगा ना, तो इसीलिए वो डाउन हो जाएगा। तो सही टेम्परेचर हमको पता चले इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर किंक होता है, जिससे जो मर्क्यूरी का लेवल है वो सडनली फॉल ना हो, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे हमको तो केमिकल का टेम्परेचर देखना है, कोई भी केमिकल हो उसके अंदर से डाल दो, हम सामने देख देंगे, हम सामने। और यहाँ पर क्या किसी पेशेंट के मुंह के अंदर घुस के देखेंगे क्या? नहीं। तो केमिकल में हम सीधा डाल देते हैं और हमारे आंखों के सामने हमें दिख जाएगा टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ पर कोई किंक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बड़ा, ये छोटा होता है, यहाँ पर किंक है और यहाँ पर किंक नहीं है। और इसका जो रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होके 42 तक जाता है इसका रेंज, क्योंकि हमको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है और बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, इसके नीचे नहीं जाता और ऊपर नहीं जाता। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ 37 के तो इसका मतलब हम बीमार हैं, डायरेक्ट सीधी सी बात है। और यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 110, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इससे हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं और इससे केमिकल सब्सटेंस का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस
between clinical thermometer and laboratory thermometer.